एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। 10th क्लास का फर्स्ट लेसन हम पढ़ रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसमें हम देख रहे हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इससे पहले की क्लासेस में वीडियोस में हमने पढ़ा कि अलग अलग एविडेंसेस के बेसिस पे कैसे इवोल्यूशन की स्टडी की जाती है। अब देखते हैं कि डार्विन क्या बोलते हैं और उसके बाद हम लैमार्किज्म भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals and depending upon the observations of those specimens, तो चार्ल्स डार्विन ने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म स्पेसिमंस, प्लांट्स के स्पेसिमंस, एनिमल्स के स्पेसिमंस को कलेक्ट किया, उनकी स्टडी की, ऑब्जर्व किया और उनके बेसिस पे या फिर उनकी स्टडी के बेसिस पे उनकी फाइंडिंग्स उन्होंने एक बुक में पब्लिश किया। उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. तो उन्होंने ये एक्सप्लेन जब किया, उन्होंने ये बोला पहले कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोड्यूस करते प्रॉलिफिकली, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि कोई रेप्टाइल है बहुत सारे एग्स देगा, या फिर इंसेक्ट है वो भी बहुत सारे एग्स ले करेगा, और उनमें जो फिट है, जो जिसमें एनर्जी है, जो फिट है वही आगे जाके सरवाइव हो पाएगा, और जिसमें एनर्जी कम है, उसमें कैपेबिलिटी कम है, तो वो पेरिश हो जाएगा, उसका वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वाइल एक्सप्लेनिंग, फिर इन दिस कंपटीशन, अब ऑब्वियसली बहुत जब ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे किसी एरिया में तो वो compete करेंगे, और कंपटीशन किस चीज़ की होगी? फूड के लिए होगी, शेल्टर के लिए होगी, और सभी चीज़ों के लिए, फूड, शेल्टर और दूसरी भी चीज़ों के लिए जो भी सोर्सेस उसको चाहिए तो उसके लिए कंपटीशन होगी। और इस कंपटीशन में जो भी सर्वाइव होगा वो फिट ऑर्गेनिज्म ही सर्वाइव हो पाएगा। However, besides this, natural selection also plays very important role because nature selects only those organisms which are fit to live and rest perish. तो यही अब हमने अभी देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स उसमें फिट रहेंगे, कुछ नहीं होंगे, और जो फिट होंगे वही सर्वाइव हो पाएंगे, बाकी के पेरिश हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन and therefore give rise to new species with their own specific characters. तो ये जो सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स है जो सर्वाइव हो पा रहे हैं वो आगे जाके फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करेंगे, जन्म देंगे, गिव राइज टू न्यू स्पेसीज एंड ऑफ देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। तो ये स्पेसीज आगे जाके सस्टेन हो पाएगी और सर्वाइव हो पाएगी। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो यही नेचुरल थ्योरी जो है, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है डार्विन की, ये लॉन्ग ड्यूरेशन में एक्सेप्ट की गई थी लोगों से, वाइडली एक्सेप्टेड थी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। बट हाउएवर सम ऑब्जेक्शंस वेर रेज्ड अगेंस्ट द थ्योरी। तो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी रेज किया। तो ये ऑब्जेक्शंस क्या थे? नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया था, अकॉर्डिंग टू देम नेचुरल सिलेक्शन ही एक चीज़ नहीं होती इवोल्यूशन के लिए, तो अलग बहुत सारी रीजंस होते हैं इवोल्यूशन के, ऐसा उनका मानना था। Second was Darwin did not mention any explanation about useful and useful modification. Useless and useful modification उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए थे, ऐसा उनका मानना था। There is no explanation about slow changes and abrupt changes. तो यहाँ पे उन्होंने स्लो चेंजेस या फिर थोड़ा सा फास्ट जो चेंजेस होते हैं, क्विक चेंजेस होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया था, एक्सप्लेनेशन उनका कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं था। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्शंस, फिर भी even though there are many objections given by the different scientists, but still the Darwin's work was a milestone. तो डार्विन का जो वर्क था इवोल्यूशन से रिलेटेड, it has been a milestone. तो ये फिर भी माइलस्टोन ही था क्योंकि उनका ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, उनकी जो स्टडी थी वो वाइडली एक्सेप्ट की गई थी, और ये था अपना डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी।
और उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स डार्विन कौन थे। चार्ल्स डार्विन एक 1809 टू 1882 में चार्ल्स डार्विन रहे थे और इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला, डार्विन नहीं, लैमार्क ने क्या बोला, जीन बैप्टिस्टे लैमार्क proposed the morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution and the reason behind those morphological changes, its activities or laziness of that organism. He called this concept as principle of use and disuse of the organs. तो ये जो लैमार्क थे, इनका मानना था कि जो ऑर्गेनिज्म है ये किसी ऑर्गन का, किसी अपने सपोज कोई भी अपनी बॉडी ऑर्गन है, अगर उसका यूज़ नहीं करता है बिकॉज ऑफ एनी एक्टिविटीज़ और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, अगर ये यूज़ नहीं करता है तो इसका वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वो क्या होता है, स्लोली डिग्रेडेशन या फिर वो डिस्ट्रॉय होने की तरफ जाता है। तो ये या फिर डेवलप नहीं हो पाता इन शॉर्ट। और जिस भी ऑर्गन का वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा वो डेवलप होते जाएगा, ये उनका मानना था। फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generations. तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये जो जिराफ है, ये जिराफ का जो नेक था वो प्रीवियसली शॉर्ट था और जब वो ब्राउजिंग करते करते मतलब ये प्लांट्स बड़े बड़े पेड़ों पे उनके लीव्स खाते वक्त उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड करना स्टार्ट किया अपने नेक को, और एक्सटेंड करते हुए थोड़ा सा लॉन्ग बन गया ये नेक, फिर उसके बाद और बड़ा बन गया। मतलब ये बहुत ही सालों लग गए इस चीज़ को, ये नेक की साइज़ बढ़ने को, लेंथ बढ़ने के लिए। तो ये इन्होंने बोला था कि नेक ऑफ जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग फॉर सेवरल जनरेशंस, बहुत जनरेशंस के बाद ये पॉसिबल हुआ, उसकी नेक बड़ी हो गई। फिर और एग्जांपल्स यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, जैसे कि शोल्डर्स ऑफ द आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रांग, जो लोहे का काम करते हैं तो आयरन स्मिथ बोलते हैं उनको। तो उनकी जो शोल्डर्स है बिकॉज ऑफ द हिटिंग एक्टिविटी ऑफ दीज पर्सन्स, हैमरिंग मूवमेंट रहता है इसमें, तो इसकी वजह से उनके जो शोल्डर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे। फिर उसके बाद और एक एग्जांपल है, विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमो हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़। तो जो ऑर्गेनिज्म ऑस्ट्रिच बर्ड्स है, ऑस्ट्रिच एंड ईमो, जिनमें उनके जो विंग्स है वो बहुत वीक हो गए क्योंकि उसका यूज़ नहीं कर रहे थे। लेग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक स्वान एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग, क्योंकि वो स्विमिंग एक्वेटिक बर्ड्स थे और एक्वेटिक होने की वजह से उनको स्विमिंग करना था, और स्विमिंग के लिए उनके जो लेग्स हैं वो उस टाइप के बन चुके थे, स्विमिंग के लिए डेवलप हो गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक एग्जांपल दिया है जैसे कि बरोइंग हैबिट नेक का, स्नेक्स का। सो स्नेक्स में क्या हुआ, उनके जो लेग्स है वो मॉडिफाई हो गए बरोइंग हैबिट के लिए और उन्होंने लेग्स को खो दिया। स्नेक्स में लेग्स नहीं रहते हैं, तो वो पहले लेग्स थे क्योंकि बरोइंग हैबिट था उनका, फिर बाद में ये लेग्स जो मॉडिफाई नहीं हुए। ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थे जो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड हो गए। दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ लैमार्किज्म। तो ये लैमार्किज्म था, लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ जो अगेंस्ट थे, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डीजनरेशन ड्यू टू no use at all was widely accepted, but transfer of those characters from generation to generation was rejected। मतलब कि ये जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती है या फिर ये जो लैमार्क ने बोला, लैमार्क की थ्योरी जो बोल रही थी कि यूज़ एंड डिसयूज़, ये बहुत साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन ये कैरेक्टर्स दूसरी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं या फिर इनहेरिट होते हैं, ये इन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशंस
brought in use are not transferred to the next generation and thereby Lamarck's theory was disproved. तो ये बहुत एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में अगर एक हैमर या फिर आयरन स्मिथ है, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसके जो शोल्डर्स होंगे वो उतना स्ट्रांग नहीं होंगे, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो इनहेरिटेबल नहीं होता है. इसकी वजह से ये जो लैमार्किज्म था वो हाफली 50% एक्सेप्ट किया गया और 50% रिजेक्ट कर दिया गया. The living organism can transfer the characters which it has acquired to the next generation. This is called ancestry of acquired characters. तो ये जो लैमार्किज्म था ये 50% जो उसकी उनके जो स्टेटमेंट्स थे, उनका जो थ्योरी था वो 50% एक्सेप्ट किया गया और रिमेनिंग 50% जो था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया. So this was all about the Darwin's theory and Lamarckism theory. I hope you understand this well, and in the next class we'll study about the last point of this chapter, that is human evolution. Till then, goodbye, take care, thank you so much for watching.